आज हम बात करेंगे क्लास 7 के विज्ञान के पहले लेसन की, जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, उनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ठीक है, तो सजीवों को डिफाइन करने के लिए, मतलब सजीव कैसे हम पहचानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है, कुछ कैटेगरी रखा गया कि ये काम करेगा तो हम मानेंगे सजीव है। ठीक है, तो जो प्रक्रिया रखा गया है कि अगर ये कोई वस्तु अगर ये प्रक्रिया करती है तो उसे सजीव मानेंगे, उसको कहते हैं जैव प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रिया में क्या क्या आता है? पोषण आता है, श्वसन आता है, परिसंचरण आता है और उत्सर्जन आता है। मतलब जो वस्तु या जीव ये काम करती है, चारों काम। एक और काम होता है लेकिन आपके में केवल इतना ही बताया गया है। पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, जो ये चारों प्रक्रिया करती हैं उनको कहते हैं सजीव। ठीक है, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया। जो ये चारों प्रक्रिया उसको संयुक्त रूप से जैव प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जैव प्रक्रिया। तो जो पौधे होते हैं, पौधों को हम लोग सजीव की श्रेणी में रखते हैं। वो मतलब मोशन करते दिखते नहीं, उनके अंदर ये सब दिखता नहीं है, ये सब प्रक्रिया, क्योंकि उनके अंदर ये प्रक्रिया होती रहती है लेकिन बहुत धीरे गति से होती है। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली अगर सीधे आँख से देखें तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो पौधे जो होते हैं उनको हम लोग सजीव की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पौधों के पोषण की। तो इससे पहले हम जान लेते हैं पोषण, किसी भी सजीव में पोषण क्या होता है। तो पोषण की क्या परिभाषा है? पोषण की परिभाषा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है तथा हमारे शरीर में इनका उपयोग किया जाता है, पोषण कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जैव प्रक्रिया के लिए भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना क्या है? पोषण है। तो ये हो गया पोषण। अब पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब खुद अपने बना रहे हैं और अपने खा रहे हैं, ये हो गया स्वपोषी पोषण। अपने लिए हम अपना भोजन बना रहे हैं और अपने खा रहे हैं, ये हो गया स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? जो सजीव होते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो पौधों खाता है या जानवरों पे, दूसरे चीज़ों पर निर्भर रहता है। इस प्रकार का पोषण किसमें आता है? विषमपोषी पोषण में। और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, उनको स्वपोषी जीव कहते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव। तो अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण में पौधों के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर पौधों के बारे में है तो पौधों के बारे में ही बात करेंगे। तो स्वपोषी पोषण में हम बात करते हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन कैसे बनाते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जिनकी हरी होती हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, कुछ पौधे विषमपोषी भी की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर पौधे जो होते हैं वो हरे होते हैं, उनको हम लोग स्वपोषी के श्रेणी में रखते हैं, स्वपोषी पोषण के। तो जो हरे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है, वो अपने पौधे जो उनकी पत्तियां होती हैं उन्हीं के द्वारा वो खाना बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल पत्तियों के द्वारा ही खाना बनता है, कुछ पौधे होते हैं जिनके तने और आदि जो हरे पार्ट होते हैं उनसे भी खाना बनता है। जैसे हम लोग देखेंगे रेगिस्तान में या वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनके पत्तियाँ एकदम कांटों के रूप में होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। तो उनकी पत्तियाँ इतनी छोटी होती है और पौधे उससे बड़े होते हैं, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? इसके लिए वो क्या करते हैं, उनकी जो तने होते हैं वो भी हरे होते हैं, तो उसके द्वारा खाना बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि पत्तियाँ भोजन के बनाने के कारखाने। जो पत्तियाँ हैं वही भोजन की मतलब जो पौधे के भोजन बनाती हैं पौधों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? भोजन के लिए उनको चाहिए CO2 चाहिए और H2O चाहिए, और कुछ न्यूट्रिएंट लेती हैं वो ज़मीन की सहायता से, मतलब ज़मीन के अंदर से। तो CO2 कहाँ से लेते हैं? जो पत्तियाँ होती हैं उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये CO2 तो ले लेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेते हैं? तो जो पत्तियाँ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद रहता है। ठीक है, तो पत्तियों में एक होता है रंध्र रहता है, एक छिद्र रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं रंध्र। तो इसी की सहायता से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। पत्तियों के ऊपर पत्तियों पर रहता है छोटा छोटा छिद्र रहता है, वो खुलता रहता है, बंद होता रहता है, उसको रंध्र कहते हैं। तो इसी की सहायता से वो अपना
कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वायुमंडल से ले लेते हैं। इसी की सहायता से आप लोग पढ़े होंगे कि जो पौधे होते हैं वो भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, मतलब पानी उनके अंदर से भी ऊपर जाता है, तो वो भी रंध्र की सहायता से ही होता है। जो रंध्र होता है यही खुलता है तो पानी हवा में वो पत्तियाँ छोड़ती रहती हैं। अब दूसरा चीज़ किसकी आवश्यकता है? पानी की। ठीक है, तो पानी कहाँ से लेंगे? पानी वो लेते हैं जड़ की सहायता से। पौधे जो होते हैं अपने जड़ की सहायता से ज़मीन से पानी लाते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश तो डायरेक्ट सूर्य से लेते ही हैं। तो इसके लिए जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इसको और सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, इसको द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। तो अभी एक और बात छूट गई थी यहाँ पे, पत्तियाँ जो होती हैं हरे, हम कहें हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो भोजन बनाती हैं। तो हरी पत्तियों में ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा वो भोजन बनाती हैं? तो हरी पत्तियाँ जो होती हैं उनके अंदर एक क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, एक क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी कारण वो हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल के कारण ही वो हरी दिखाई देती हैं, और यही वो चीज़ है क्लोरोफिल जिसके कारण वो भोजन बना पाते हैं, जो हरी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो पत्तियाँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेती हैं। और क्लोरोफिल, जो ये क्लोरोफिल है, इसी की सहायता, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं O2। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इनका हो जाता है भोजन, और ये ऑक्सीजन भी इसके साथ साथ, जब भोजन बनने की प्रक्रिया होती है इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन वो पूरा जितना ऑक्सीजन बनाते हैं पूरा तो ग्रहण करेंगे नहीं, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस तरह हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन है, तो वो भी सजीव, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जितनी मात्रा में उनको आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं वायुमंडल में। ठीक है, वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन हम कहें ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ छोड़ते हैं? इसके लिए वो जो सबके पत्तियों में छिद्र होता है, हम बताए थे, जिसको रंध्र कहते हैं, उसी की सहायता से वो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। रंध्र के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पत्तियों द्वारा, पौधों की, तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अब ये भी टॉपिक हो गया। अब क्या बच रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बता ही दिए, जो उसके अंदर हरा, जिसके कारण पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं, उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। यही भोजन बनाने में सहायता करता है। अब हम इसकी बात करते हैं संवहन बंडल या संचरण उत्तक के बारे में। तो ये क्या चीज़ होता है? तो जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कहाँ से जाता है? नसों से होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसी तरह पानी चाहिए इसको, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कहाँ से? वायुमंडल से। और पानी और अदर न्यूट्रिएंट चाहिए उसको कहाँ से? ज़मीन से चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाले जो उत्तक होते हैं उनको कहते हैं संवहन, मतलब संचरण उत्तक कहते हैं या संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है वो नीचे से पानी और अदर जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो अदर पोषक तत्व चाहिए, वो पत्तियों के पास तक लाता है, जो जाइलम होता है। और जो फ्लोएम होता है वो जब भोजन बन जाता है तो उसको पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अब इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब एक और टर्म इसमें दिखाई दे रहा है, मंड और स्टार्च क्या होता है? मंड या स्टार्च। ठीक है, तो मान लीजिए उन जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन अपना बनाते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन प्रकाश नहीं हुआ, तो उस दिन तो अपना वो भोजन बना नहीं पाएंगे, यानी भूखे रह जाएंगे, या कुछ दिन और 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह तो उनके अंदर भोजन बनेगा ही नहीं, तो उतना दिन रहेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या होता है, उनके अंदर भी जो भोजन होता है वो स्टोर होते रहता है, भोजन को अपने स्टोर करते रहते हैं। तो जिस रूप में स्टोर करते हैं अपने भोजन को, जो ये ग्लूकोज होता है इसको मंड के रूप में बदल के, मंड या स्टार्च कहते हैं, इसके रूप में बदल के वो अपने भोजन को स्टोर करते हैं।
ठीक है। तो मंड या स्टार्च क्या है? यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये घुलनशील नहीं होता है, इसमें पानी में घुलता नहीं, मतलब घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो ये मंड या स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, इसी के रूप में वो अपना भोजन क्या करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पौधे भोजन का संचय करते हैं, अब हम बता दिए कि मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ करते हैं भोजन का संचय? जड़ में करते हैं, तना में करते हैं, पत्तियाँ में करते हैं, फल में करते हैं, बीज में करते हैं, ये आदि जगहों पे भोजन का संचय करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पौधे से फल खाते हैं, तो फल भी उन सब का क्या है, यही है, मतलब वो जो भोजन बनाए हैं, ठीक है, वो जो स्टोर किए हैं फल, क्या है, स्टोर किए हैं, उसी से धीरे धीरे फल बना है। तो हम बताए थे कि मतलब जो ऑक्सीजन ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वो पूरा उपयोग तो करते नहीं हैं, जिनका जितना उनको चाहिए उतना उपयोग कर लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसी तरह इसका मंड और या स्टार्च का भी हाल है, ठीक है। ये जो अपना भोजन स्टोर करते हैं, ये पूरा भोजन तो बाद के मतलब यूज करते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जितना भोजन बचता है कुछ यूज कर लिए रख देते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं, बाकी जो भोजन बचता है उसको फल या फल के रूप में या जड़ों के रूप में या इन रूपों में स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे फल हुआ, सेब हुआ, आलू हुआ, आम हुआ। जड़ के रूप में बात करें तो गाजर हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पे इसको स्टोर करके रख लेते हैं। अब हम कुछ क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जिससे हमें पता चले कि मतलब ये भी स्वपोषी पोषण के क्रियाकलाप हैं। जैसे पहला हो गया पत्तियों मंड स्टार्च की उस क्या कहते हैं, उपस्थिति दर्शाना। दूसरा हो गया यह दर्शाना कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह 3-4 हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक विषम पोषण के बारे में। इसके पहले हम लोग कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं पहले क्रियाकलाप की, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पत्तियों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति दर्शाना है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? हरी पत्तियाँ चाहिए, बीकर चाहिए, त्रिपाद स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, परखनली चाहिए, जल चाहिए, आयोडीन का विलयन चाहिए और पेट्री डिश चाहिए। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे पत्तियों में मंड है कि या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में रखे हुए एक स्वस्थ पौधे को लेंगे, ठीक है। स्वस्थ पौधे को लेंगे ताकि उसमें स्टार्च की उपस्थिति अधिक हो, मंड की उपस्थिति ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको एक परखनली हरी पत्ती, उसमें से हरी पत्तियाँ तोड़ेंगे। पहली सामग्री का यूज हो गया, उसमें से हरी पत्तियाँ तोड़ेंगे। अब उसको बीकर में डाल के, ठीक है, दूसरी सामग्री का यूज हो गया। इसमें बीकर और त्रिपाद स्टैंड का यूज करेंगे और बर्नर का यूज करेंगे, तीनों का यूज करेंगे गर्म करने के लिए, ठीक है। तो बीकर में डाल के उसको 2 मिनट तक गर्म करेंगे। उससे क्या होगा, 2 मिनट तक गर्म करने से जो पत्तियों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो रासायनिक प्रक्रिया होती रहेंगी जिसके द्वारा भोजन बनता है, वो रुक जाएंगी और पत्ती मुलायम हो जाएगी, ठीक है। अब उस पत्ती को निकालेंगे उसमें से, बीकर में से, अब उसको परखनली में डाल देंगे। एक एल्कोहल परखनली में पहले डाल देंगे और फिर उसको पत्ती को डाल देंगे, ठीक है। तो परखनली में अब क्या हो गया, एल्कोहल हो गया और पत्ती को हो गया, ठीक है। फिर उसको बीकर में डाल के जो एल्कोहल सहित जो परखनली है उसको ऊपर से पानी वाले बीकर में डाल के, जल का भी यूज हो गया इसमें गर्म करने में, ठीक है। फिर उसको वापस जल में डाल के, सॉरी अभी मैं चित्र बना देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम पहले क्या बताए थे, हरी पत्तियाँ लेंगे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो पौधा रखा रहेगा उसको क्या करेंगे, जो बीकर होता है बीकर में डाल के, बीकर में पानी रहेगा, ठीक है, बीकर में जल रहेगा, उसमें हरी पत्तियाँ डाल देंगे और उसको गर्म करेंगे। उसको 2 मिनट तक गर्म करेंगे तो उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया रुक जाएगी और क्या होगा, पत्ती मुलायम हो जाएगी। उसके बाद क्या कहे थे हम, एक परखनली लेंगे, ठीक है, परखनली में पत्ती को डाल देंगे और एल्कोहल को डाल देंगे। देखिए यहाँ परखनली है, इसमें एल्कोहल रहेगा और पत्ती को डाल देंगे। अब इसको फिर से
गर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय बाद उसके अंदर जो क्लोरोफिल रहेगा, जिसके कारण वो खाना बनाते हैं, हम बताए थे अभी कुछ देर पहले, क्लोरोफिल के कारण वो पत्तियाँ खाना बनाती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियाँ हरी दिखती हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, पत्ती को निकाल लेंगे इसमें से और पेट्री डिश में रख लेंगे, एक डिश रहेगा उसमें रख लेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, आयोडीन की विलयन के कुछ बूंदे डालेंगे। तो वो जो पत्ती रहेगा, ठीक है, वो नीले काले रंग का हो जाएगा। जहाँ जहाँ उसमें मंड रहेगा पत्ती में, वहाँ वहाँ नीले काले रंग का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, मंड की उपस्थिति का पता चल जाएगा। पत्ती में जहाँ जहाँ नीले काले कलर का रंग हो जाएगा, ठीक है, वहाँ वहाँ मंड है। तो ये हम लोग समझ लें पहला क्रियाकलाप पत्तियों में मंड की उपस्थिति दर्शाना। अब हम लोग दूसरा क्रियाकलाप पढ़ेंगे कि यह दर्शाना कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की मतलब क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो अब अगले क्रियाकलाप में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्लोरोफिल चाहिए, मतलब जो हम बताए थे क्लोरोफिल जो होता है जिसके कारण पत्तियाँ हरी दिखती हैं वो आवश्यक है, उसके बिना हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते, यानी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2 के बारे में। यह दर्शाना कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है, या ज़रूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो क्रियाकलाप 1 में जितनी सामग्री लिए थे उस सामग्री सेम ले लेंगे। ठीक है, इतनी सामग्री क्रियाकलाप 1 में लिए थे, ठीक है, तो इतनी सामग्री ले लेंगे और इसमें एक और सामग्री ऐड कर देंगे, क्या, कोलियस पौधे की पत्ती। तो इसमें क्या करना है, क्या प्रक्रिया करनी है, इसके लिए आप सबसे पहले कोलियस पौधे की पत्ती लेंगे। ठीक है, उसके कागज़ में उसका आउटलाइन तैयार कर देंगे, पत्ती रखेंगे किसी कागज़ पे और उसका आउटलाइन बना देंगे किस तरह पत्ती है, और फिर उस पत्ती में जो हरा भाग है, ठीक है, उसको चिन्हित कर देंगे कि ये पत्ती में ये भाग हरा है, ये भाग हरा नहीं है। ठीक है, जितना भाग हरा होगा उसको चिन्हित करेंगे, इतना भाग हरा है और इतना भाग हरा नहीं है। उसके बाद जो क्रियाकलाप 1 में जो प्रक्रिया की है तो वही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, उसमें मंड की उपस्थिति दर्शाएंगे, कहाँ कहाँ मंड है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ मंड होगा वहाँ नीले काले रंग का हो जाएगा। क्रियाकलाप 1 दर्शाएंगे, क्रियाकलाप की सभी सामग्री हम लिख दिए हैं, तो क्रियाकलाप 1 दर्शाएंगे। तो उससे हम लोग को क्या पता चलेगा, इस पत्ती में कहाँ कहाँ मंड है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मंड होगा वहाँ वहाँ नीले काले कलर का हो जाएगा। अब वो जो पत्ती है जहाँ जहाँ नीला काला कलर हो गया उसको, और ये जो आप लोग रूपरेखा तैयार किए थे, जो हम कहे थे कागज़ में पहले इस पत्ती का बना लेना, उसमें हरे और जो हरा रंग नहीं है उसको दर्शा लेना है। तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि जहाँ जहाँ पत्ती में नीले काले कलर का हो गया है, ठीक है, नीले काले रंग का हो गया है वो, और ये जो आप लोग चित्र बनाए थे उसमें जो जहाँ जहाँ हरा कलर है वो मैच करता है। मतलब जहाँ जहाँ हरा कलर था पत्ती का वहीं पे नीला काला कलर हुआ है। ये क्या दर्शाता है कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल पत्ती में क्लोरोफिल थी, ठीक है, जहाँ जहाँ पत्ती में क्लोरोफिल था वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ वहाँ हरा कलर का पत्ती था। ठीक है, और वहीं पे नीले काले कलर का हुआ, मतलब वहीं पे मंड या स्टार्च इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग क्रियाकलाप 3 करेंगे। अब हम क्रियाकलाप 3 करते हैं। इसमें दर्शाना है कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या दर्शाना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, जो एक्टिविटी 1 में सामग्री लिए थे उतनी सामग्री चाहिए, ये सभी एक्टिविटी 1 में लिए थे। ठीक है, इसके अलावा 2 सामग्री और चाहिए, काला कागज़ चाहिए और गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गमले में लगा हुआ पौधा ले जाके किसी अंधेरे कमरे में जहाँ धूप ना हो उसमें रख देंगे 2 दिन के लिए। तो उससे क्या होगा, हम बताए थे कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस रूप में, स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो 2 दिन जब पौधों को हम लोग अंधेरे कमरे में रखेंगे तो वो अपना भोजन यूज कर लेंगे, मतलब जितना उनके अंदर भोजन स्टोर हुआ रहेगा सब यूज कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो गमले का पौधा है उसके किसी एक पत्ती पे काला कागज़ लगा देंगे, किसी एक पत्ती पे। ठीक है, और फिर उसको कुछ घंटों के लिए
सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। और फिर उसको जब सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो उसमें जो पत्तियाँ इससे ढकी हुई नहीं, उसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, भोजन बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। ये जो काला कागज़ वाला पत्ती होगा उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, काला कलर जो होगा उसको सूर्य का प्रकाश जाने नहीं देगा, तो इसमें भोजन नहीं बन पाएगा। तो उसके पर से फिर से पुरानी प्रक्रिया दर्शाएंगे, उसमें मंड या स्टार्च की उपस्थिति दर्शाएंगे। तो जो पत्तियाँ ढकी हुई नहीं थी उनमें से एक पत्ती ले लेंगे, और जो पत्ती ढकी हुई थी कागज़ से उसमें से एक पत्ती ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इस प्रक्रिया में, जो पत्ती ढकी हुई नहीं थी वो नीले काले रंग की हो जाती है, मतलब उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। और जो पत्ती ये काले कागज़ से ढकी हुई थी, काला कागज़ ले लीजिए, काला पट्टी ले लीजिए, कुछ भी, तो उसके अंदर स्टार्च नहीं पाया जाता, वो नीले काले कलर की नहीं होती है, मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं पाया जाता है। तो ये प्रक्रिया दर्शाती है कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, मतलब पौधों को खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 4 की। तो इसमें हमको दर्शाना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। हम बताए थे कि जब वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे, तो उसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो वो कुछ ऑक्सीजन खुद यूज कर लेते हैं और कुछ अधिकतर ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं हम लोग के यूज के लिए। तब यही दर्शाना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। अब हम लोग क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या दर्शाना है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, एक बीकर चाहिए, ठीक है, एक हाइड्रिला का पौधा चाहिए, एक कीप चाहिए, परखनली चाहिए और जल चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसको सिस्टम को इस तरह लगाएंगे, यहाँ पर रख लेंगे, बीकर रख लेंगे, ठीक है, इसमें पूरा पानी भर देंगे, इसमें जल भर देंगे बीकर में, ठीक है, जल भर देंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे हाइड्रिला का पौधा। जल भरने के बाद इसमें हाइड्रिला का पौधा डाल देंगे, उसके ऊपर से दिख रही है बीकर रख लिए, उसमें जल डाल दिए, अब इसमें हाइड्रिला का पौधा रख दिए। अब इसके ऊपर से कीप लगा देंगे, कीप आता है, कीप ये है, ठीक है, इस कीप को लगा देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि कीप जो है उससे जो बीकर का लास्ट पार्ट है उससे सटा रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि कीप से ऑक्सीजन निकल के इधर जाने लगे। आपको इसमें दिखे ना ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है। और क्या लेंगे, एक परखनली लेंगे, ठीक है, परखनली को उल्टा इसमें लगा देंगे कीप के ऊपर, और इसको हम जाके बाहर धूप में प्रकाश में रख देंगे। इसमें हम कुछ समय बाद देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे और ये यहाँ पे जाके जमा होने लगेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या दर्शाती है, ये प्रक्रिया दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ये हो गया क्रियाकलाप 4। अब हम लोग को कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ना है और उसके कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, और पढ़ना है मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं पढ़ा रहा हूँ भूमिया पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, क्लास 7 का, इसका नाम है विज्ञान की बातें। इसी से पढ़ा रहा हूँ, इस बुक को आप लोग देख लीजिएगा। इस बुक पास रहेगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और जो बाकी 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसको मैं अगले लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा।